चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले तो सिंथेसिस का हमने पूरा का पूरा डिटेल अध्ययन कर ही लिया था। सिंथेसिस के अंतर्गत कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स करते हैं, कैसे कंपाउंड करते हैं, उसका हमने डिटेल अध्ययन कर लिया था। उसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी गई थी। अब हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के ग्रामर के थर्ड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे आज। तो थर्ड टॉपिक आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। ये टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सबसे पहले हम मतलब जान लें। समझ आया ना? तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। इसका मतलब ही क्या होता है? रूप परिवर्तन। और आप सेंटेंसेस मींस क्या? वाक्यों का, यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन। ठीक है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम रूप परिवर्तन का ही कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा रूप परिवर्तन कि सेंटेंस के अर्थ में, सेंटेंस के भाव में कोई परिवर्तन न हो। यानी वाक्यों का जो फॉर्म है, रूप, वो तो बदल जाए, लेकिन उनके भाव में, उनके अर्थ में तनिक भी हमें अंतर नहीं करना होता है। तो यही हमारा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अभी हम जब इसकी परिभाषा क्या है जब जानेंगे, तो इसके विषय में सारी बातें क्या है हम जान लें। तो चलिए इसके परिभाषा को सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा परिभाषा है वो ये है कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, to transform a sentence is to change it from one grammatical form। या फॉर्म का मतलब क्या? रूप। फॉर्म और फॉर्म में क्या है? अंतर है। यानी कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। ये इसकी परिभाषा है। क्या? टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, कि एक वाक्य का जो रूप परिवर्तन करना है वो ये है कि टू चेंज इट, कि उसको बदलना फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल रूप से, यानी कि एक व्याकरणीय रूप से दूसरे व्याकरणीय रूप में, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बगैर इसके भाव में, बगैर इसके अर्थ में परिवर्तन किए। समझ रहा है? यही हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ रहा है? अर्थात यहां पे हम एक शब्द में लिखेंगे क्या? कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है क्या? टू चेंज द फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा क्या है? अर्थ है। क्या? कि टू चेंज द फॉर्म, अर्थात किसी वाक्य के, हिंदी में भी इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं, किसी वाक्य के एक रूप को, किसी वाक्य के
एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है टू चेंज द फॉर्म, की रूप बदलना। तो कैसे बदलते हैं? अर्थात किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ रहे हैं? वाक्य का जो रूप है वो तो बदलेगा, लेकिन उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वही क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहां एग्जाम्पल आप देखेंगे तो और भी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो सेंटेंस दिया है और फिर वहां नीचे आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अभी करके यहां बताया जाएगा। देखिए यहां सेंटेंस है हमारा, दिस बुक इज डिफिकल्ट। देखिए यहां क्या लिखा है? दिस बुक इज डिफिकल्ट, कि यह किताब क्या है? कठिन है। डिफिकल्ट का मतलब जानते हैं, कठिन। अब जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि टीएफ को यहां पे शॉर्टकट में लिखा गया है, इसका मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? दिस बुक इज। अब देखिए अभी आगे आपको नियम क्या है एक पढ़ाया जाएगा, जहां हम इंटरचेंज पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो उस इंटरचेंज में आपको एक ऐसा नियम क्या है बताया जाएगा। ये डिफिकल्ट है क्या? एक एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं? तो एडजेक्टिव अगर आता है वाक्य में, समझ रहे हैं, तो उसके पहले हम नॉट लगा लेते हैं और उस एडजेक्टिव का हम अपोजिट इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ रहे हैं? उस एडजेक्टिव वर्ड और उसके पहले हम नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वाक्य का जो रूप है वो अपने आप क्या है? बदल जाता है। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप क्या है? हो जाता है कि जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड हम इस्तेमाल करें और उसके पहले हम नॉट लगा लें। आगे आपको इंटरचेंज में डिटेल बताया जाएगा। यहां पर तो ट्रांसफॉर्मेशन समझाया जा रहा था, इसलिए इसे क्या है? संक्षिप्त रूप में यहां समझा दिया गया। तो अब क्या है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का जो अपोजिट है वो क्या होता है? इजी हो जाएगा। अरे भाई, डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है ना, और इसका जब अपोजिट होगा, ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इजी होगा ना? डिफिकल्ट का मतलब कठिन और इजी का मतलब क्या? आसान। ठीक है, और इसके पहले में क्या लगा लेना है? नॉट लगा लेना है। यानी कि वाक्य हमारा क्या हो गया? दिस बुक इज नॉट इजी। दिस बुक इज नॉट इजी। देखिए दोनों सेंटेंस के रूप में अंतर है। यहां सेंटेंस का रूप कुछ और है और यहां सेंटेंस का रूप कुछ और है, लेकिन दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। क्या? पहले वाक्य का हमारा अर्थ है कि यह किताब कठिन है और दूसरे वाक्य का अर्थ है कि यह किताब आसान नहीं है अर्थात कठिन है। तो उसके अर्थ में कहां हुआ परिवर्तन? हुआ? नहीं हुआ। केवल हमने दोनों सेंटेंसेस के रूप में परिवर्तन कर दिया। यहां सेंटेंस का रूप किसी अन्य प्रकार का था और यहां सेंटेंस का रूप किसी अन्य प्रकार का हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब तो पूरी बात समझ में आई गई होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए यहां दिया हो सेंटेंस, दिया हो he is too proud, he is too proud
टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न। अब देखिए यहां पे एडवर्ब टू आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद इन्फिनिटिव आया, अर्थात यह वाक्य हमारा टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव पर क्या है, आधारित है। टी डबल ओ यानी कि एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर क्या, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव मीन्स दैट टू प्लस वन। समझ रहे हैं? तो आप अभी नीचे पढ़ने वाले हैं जहां पे हम सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, कि ऐसे वाक्य जिनमें एडवर्ब टू क्या है, लगा रहता है। हालांकि ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट करके उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहां पे जो एग्जांपल दिया गया ये उसी से टैली करता है, इसलिए मैं उसके बारे में संक्षिप्त बातें यहां कुछ बताऊंगा, तभी आपको इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आने वाला है। और अगर उसका अंश नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो वाक्य एडवर्ब वाले यानी जिन वाक्यों में एडवर्ब टू लगा रहता है और टू के बाद क्या रहता है, एडजेक्टिव लगा रहता है, और उसके बाद क्या लगा रहता है, इन्फिनिटिव लगा रहता है। यानी कि जिन दिए हुए वाक्यों का स्ट्रक्चर एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव के पैटर्न पे होता है, ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। किस सेंटेंस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। किसमें हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, अभी आप जस्ट वाले पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लास होता है। क्या होता है, दो क्लास होता है। एक क्लास होता है हमारा प्रिंसिपल क्लास और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, होता है ना। तो जो वाक्य हमारे इस पैटर्न पे होंगे उन वाक्यों का हमें ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। और यह हमारा दिया हुआ जो वाक्य था वो इसी पैटर्न पे था, इसीलिए आपको उसके विषय में क्या है, कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दी गई। ठीक है ना। चलिए अब इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, ही इज, और ऐसे वाक्य में जो टू होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, सो में क्या होता है, बदलना होता है। और एडजेक्टिव के बाद जो होता है दैट का प्रयोग करना होता है। ठीक है। और फिर ही सी इट दे, आई और बी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार लगाना होता है। फिर अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है तो कैन नॉट, और यदि वाक्य हमारा पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करना होता है। यानी कि इस पैटर्न वाले वाक्यों में हमें टी डबल ओ को बदलना होता है, किसमें, सो में। समझ रहा है। उसके बाद क्या, एडजेक्टिव के बाद हमें क्या होता है लगाना, दैट लगाना होता है। ठीक। उसके बाद क्या, ही सी इट दे आई वी, यानी कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में से कोई एक पहले वाक्य के कर्ता के अनुसार हमें क्या है, लगाना होता है। फिर अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात यदि वाक्य में इज आर एम है तो हमें कैन नॉट लगाना होता है। और यदि वाक्य हमारा पास्ट टेंस में होता है यानी वाज या वर के साथ है तो हमें उसमें कुड नॉट लगाना होता है। समझ रहा है। अब देखिए यहां का वाक्य हमारा किस टेंस में है, इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां तो हम इज लिखेंगे। ही इज, अब टू के स्थान पे हमें सो लगाना होता है, सो हमने लगा लिया। ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड, हमने कर लिया। और क्या हमने कहा है कि एडजेक्टिव के बाद हमें सीधे क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। इसको समझेंगे नहीं यहां पे तो कर नहीं सकते हैं, दैट लगाना होता है। और उसके बाद क्या हमने कहा, ही सी इट दे आई और वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार। तो पहला क्लास हमारा क्या है, ही इज सो प्राउड, ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा पहला क्लास हो गया। तो इसका कर्ता हमारा क्या है, ही है। तो हमने क्या कहा अभी जस्ट,
कि ही सी इट दे आई और वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तो यहां का हमारा कर्ता मेल है और ये ही क्या है हमारा सिंगुलर है, तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा दैट ही। समझ रहे हैं, यहां भी ही हो जाएगा दैट ही। और क्या वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में क्या लग जाएगा कैन नॉट। इसको तो समझ लिए हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा दैट ही कैन नॉट हो गया क्या कैन नॉट लर्न, कैन नॉट लर्न। ठीक है, यानी अब यह वाक्य हमारा बन गया। यहां पे हम लिखे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सी का मतलब कॉम्प्लेक्स, एस का मतलब सेंटेंस। ठीक, तो अब हमारा वाक्य क्या हो गया ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। अब हमने इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। देखिए दोनों वाक्यों का रूप जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है, लेकिन दोनों वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। वो मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ही इज टू प्राउड, वो बहुत ज्यादा घमंडी है। टू लर्न मींस क्या सीखने के लिए। और दूसरे वाक्य का हमारा अर्थ क्या है ही इज सो प्राउड, वह बहुत ज्यादा क्या है घमंडी है। दैट ही कैन नॉट लर्न, कि वो सीख नहीं सकता। दोनों के अर्थ में कुछ अंतर है क्या नहीं, केवल कहने का तरीका बस बदला हुआ है, लेकिन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। समझ रहा है, तो इस तरह से हम क्या है इन वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। टी डबल ओ को बदलना होता है सो में, और एडजेक्टिव के बाद दैट लगाना होता है। उसके बाद ही सी इट दे आई और वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। अर्थात पहले क्लास में हमारा कर्ता अगर ही है तो वहां भी बोला गया आपको ही सी इट दे आई वी में से ही कोई एक लगाना है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ कर्ता सिंगुलर था और क्या था ही था, इसलिए उसमें भी ही था, इसलिए ही को यहाँ क्या है लगा दिया गया। समझ आ गया, वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में था, हमने कैन नॉट लगाया, और फिर यहाँ जो वर्ब था उसको हमने यहाँ पे क्या है लगा लिया, और वाक्य का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। समझ रहा है, तो दो एग्जांपल हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन को क्या है समझने के लिए था, और उम्मीद है आपको ये पूरी बात क्या है समझ में आ ही गई होगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने इसके विषय में जान लिया। अब हम जो रूप परिवर्तन की भिन्न भिन्न विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूप परिवर्तन की जो भिन्न भिन्न विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हमें क्या है डिटेल अध्ययन करने वाले हैं इस हेडिंग के अंतर्गत। समझ रहे ना, तो अब इस हेडिंग के अंतर्गत हम जो भी अध्ययन है संपूर्ण पार्ट का क्या है करेंगे। तो अब देखिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है जो टॉपिक वो क्या है कि सेंटेंसेस containing the adverb to। इसके अंतर्गत हमें ये अध्ययन करना है पहला क्या सेंटेंसेस यानी कि वे वाक्य containing the adverb to जिनमें adverb to क्या है लगा रहता है, या जिनमें adverb to शामिल रहता है। containing का मतलब होता है शामिल होना या रखना। तो सेंटेंसेस containing the adverb to अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें adverb to रहता है लगा रहता है। समझ रहे हैं, तो इसके भी परिवर्तन की दो विधियां हैं। पहला क्या adverb to को हटाकर और adverb to को लगाकर, उसको हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के द्वारा क्या है पढ़ेंगे। तो
तो आज हम सबसे पहले क्या है इस हेडिंग में अध्ययन करने वाले हैं क्या, पहला यानी पहले पॉइंट की क्या कि एडवर्ब टू को हटाकर एडवर्ब टू को हटाकर एडवर्ब टू को हटाकर, ठीक है, एडवर्ब टू को हटाकर, या हम इसके आगे ऐसे भी कर सकते हैं कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, ऐसे कर सकते हैं। चलिए वही कर लेते हैं, हटाकर वाक्य का रूप बदलना। यहां से पूरी पूरी बात आप समझ गए कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसे ही कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। यही है कि यहां पे हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। रिमूव करने का मतलब क्या, एडवर्ब टू के स्थान पे हम सो का प्रयोग करते हैं, अर्थात एडवर्ब टू को तो लगाते नहीं है बल्कि एडवर्ब टू के स्थान पे हम सो का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि बहुत से वाक्यों में एडवर्ब टू आता है, बहुत से वाक्यों में एडवर्ब टू आता है, ठीक। जो मुख्य बात थी वो यहां आपको लिखी गई कि बहुत से वाक्यों में एडवर्ब टू आता है। ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में क्या है बांट सकते हैं, ठीक। तो ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या ऐसे कहें कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन हम दो खंड में बांट करके करते हैं। तो वह कौन कौन सा खंड है पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो वह दोनों खंड है हमारा पहला कि टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव, टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव, और इसके पश्चात इन्फिनिटिव का आना। क्या कि टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव, और इसके बाद किसके बाद, एडजेक्टिव के बाद सबसे पहले तो टू आएगा, टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, और फिर इसके बाद अर्थात इस एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। अर्थात टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, यही एग्जाम्पल था जो आपको यहां समझा गया पहले ही। उसी के आधार पे यह वाक्य आपका था जिसका ट्रांसफॉर्मेशन पहले शुरुआत नहीं करके क्या है बताया गया है, बताया गया ना। तो इसी प्रकार के वाक्यों का यह क्या था, एग्जाम्पल था। क्योंकि यहां भी मैंने कहा है ना कि अभी आप इसका अध्ययन नीचे करेंगे। तो पहला यह हो गया कि टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव और इसके बाद इन्फिनिटिव का आना, अर्थात टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया। अब एग्जाम्पल में हम ऐसे देख लें एक बार और, जैसे मान लीजिए सी इज टू वीक टू वॉक। एग्जाम्पल है इसका, सी इज टू वीक टू वॉक। सी इज टू वीक का मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, टू वॉक मींस क्या, चलने के लिए, ठीक। यानी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वो चल नहीं सकती है, ठीक। अब देखिए टू आया, टू के बाद क्या आया, एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के बाद क्या आया, इन्फिनिटिव आया। इस पैटर्न का वाक्य है कि नहीं है, वही बोला गया है कि टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनिटिव, और उसके बाद टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद क्या, इन्फिनिटिव। ये तीनों पार्ट हमें इस वाक्य में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो पहले तो ये वाक्य हो गए, अर्थात इस पैटर्न के वाक्य हो गए
जिनमें टी डबल ओ आता है एडवर्ब, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा टी डबल ओ अर्थात एडवर्ब वाले वाक्य वे हैं कि उनमें क्या आता है, टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव का आना, केवल और केवल एडजेक्टिव आएगा, यानी टी डबल ओ के बाद केवल क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इन टी डबल ओ वाले वाक्यों में इंफिनिटिव नहीं आता है, उस इंफिनिटिव के स्थान पे अन्य अन्य प्रकार के वाक्य क्या है, अन्य अन्य प्रकार के वाक्य क्या है, आ सकते हैं, या इंफिनिटिव के स्थान पे अन्य अन्य प्रकार के दूसरे शब्द आ सकते हैं। समझ रहे हैं? जब हम इन प्रकार के वाक्यों का टीएफ करेंगे अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तब हम वहां आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गए कि टी डबल ओ के बाद केवल और केवल एडजेक्टिव का आना। तो इसका भी एग्जांपल देख लें कि इस पैटर्न वाले वाक्य हमारे कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, रीता इज टू आइडल। आइडल याद रखा है, आइडल और आइडियल दोनों में अंतर है, हालांकि दोनों एडजेक्टिव हैं। आइडियल का मतलब होता है आदर्श और आइडल का मतलब होता है निकम्मा, बगैर किसी काम का। आइडल इट मींस रीता इज टू आइडल। अब देखिए यहां टी डबल ओ के बाद क्या है, केवल एडजेक्टिव। क्या इसके बाद इंफिनिटिव है क्या, नहीं है। समझ रहा है? तो यही वो दो प्रकार के वाक्य हैं जिनको हम क्या है, दो भागों में बांट लेते हैं। समझ रहा है? और इन दोनों ही प्रकार के वाक्य में देखिए क्या है, टी डबल ओ है बोला गया है, और वही बात यहां बोला गया है कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, वो तो हम करेंगे। लेकिन क्या बोला गया है, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, और यहां बोला भी गया है कि बहुत से वाक्यों में एडवर्ब टू आता है। तो यही वो वाक्य हैं एडवर्ब टू वाले, जिनका हम पहला अध्ययन करते हैं क्या, एडवर्ब टू को हटाकर, और दूसरा अध्ययन करते हैं एडवर्ब टू को लगाकर, जिसको हम पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से क्या है जानते हैं। समझ में आ गया? अब हम सबसे पहले इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करेंगे, फिर हम इस पैटर्न वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे, अर्थात ऐसे टी डबल ओ वाले वाक्य जिनमें एडवर्ब टू के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा और उसके बाद इंफिनिटिव भी आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक थ्योरी है, उसको यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप बोल के भी समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि अन्य बातें आपको इसके पहले समझा दी गई है। वो क्या है कि देखिए, जिन वाक्यों में टी डबल ओ आता है, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात इंफिनिटिव आता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। यह बात मैंने पहले ही यहां बता दिया है, तो उसको यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार और सुन लें कि जिस वाक्य में टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद क्या है, इंफिनिटिव आता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब इसमें हम क्या क्या करते हैं परिवर्तन, एक बार और देख लेते हैं। जैसे यह वाक्य है, इसका एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं। टी डबल ओ को सबसे पहले हम सो में बदलते हैं, या ऐसे कहें कि टी डबल ओ के स्थान पे सो का प्रयोग होता है। ठीक, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तब टी डबल ओ के स्थान पे सो का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग होता है, यानी वाक्य में प्रयुक्त कोई भी हो सकता है एडजेक्टिव, तो वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद ही सी इट दे आई वी में से कोई एक वाक्य के ही सी इट आई वी में से कोई एक पहले वाक्य के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। समझ रहे हैं? या ऐसे भी कर सकते हैं कि ही सी इट दे आई वी में से कोई एक पहले क्लाज के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। पहला क्लाज भी उसे बोल सकते हैं, पहले क्लाज के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तीसरा हो गया परिवर्तन, और चौथा हमारा क्या है परिवर्तन, क्या
कि यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं इस कर्ता के बाद, और यदि वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस बात को मैं यहां पे क्या है लिख दे रहा हूं, क्या कि यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगेगा, कैन नॉट लग जाएगा, और वाक्य हमारा पास्ट टेंस में होगा तो क्या लग जाएगा, कुड नॉट लग जाएगा। ये दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, अब ये हमने तरीका पूरे का पूरा क्या है सीख लिया। अब देखिए, अब इस पैटर्न वाले वाक्यों का हम ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर रहे हैं यहां पे एग्जाम्पल के माध्यम से, जिनमें टी डबल ओ लगा रहेगा, एडजेक्टिव भी होगा, और उसके बाद क्या होगा, इंफिनिटिव भी आ रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां दिया है, इसे ही देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल है यहां पे इसको ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है सी इज टू वीक, सी इज टू वीक टू वॉक, ऐसा दिया है। अब जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी कि टीएफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज सो वीक दैट हो गया, दैट सी, यहां पहला क्लास हमारा हुआ ना, यहां पर सी इज सो वीक पहला क्लास है, इसका कर्ता क्या है, सी है। सी क्या है, फीमेल है, सिंगुलर है, तो यहां भी तो सी लगाएंगे ना। दैट सी वाक्य वाला किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, तो कर्ता के बाद क्या लगाना है, कैन नॉट, दैट सी कैन नॉट, और यहां वर्ब क्या है, वॉक है, वॉक लगा लेंगे। ये हो गया हमारा वाक्य कि सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। कर सकते हैं, कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, आप मान लीजिए दूसरा एग्जांपल यहां पे आपको दिया जा रहा है, वो क्या है कि द फादर was too weak to control his sons. The father was too weak to control his sons. ठीक, अरे भाई आपको मुख्य केवल ध्यान देना ये है कि टी डबल ओ के बाद कोई एडजेक्टिव लाएंगे और उसके बाद क्या लाएंगे, इन्फिनिटिव लाएंगे, और इस इन्फिनिटिव के बाद कोई इसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस खत्म हो जाएगा वाक्य हर जगह इन्फिनिटिव पे ही, इस इन्फिनिटिव का कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे इसमें आया हिज सन्स, कैसे कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल, रोकने के लिए, इसके अर्थ की किसको रोकने के लिए, किसको, हिज सन्स, तो इसका अधूरा अर्थ ये पूरा कर नहीं कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे वाक्य भी क्या है आगे जुड़े हुए हो सकते हैं, या वाक्य सीधे क्या है यहीं पर भी खत्म हो सकता है। अब देखिए यहां पे क्या देखते हैं, द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, यानी कि द फादर वॉज टू वीक, यानी कि जो पिता थे वे बहुत ज्यादा कमजोर थे। टू कंट्रोल मीन्स क्या, नियंत्रण में करने के लिए, हिज सन्स मीन्स क्या, अपने बेटों को। अब क्या हो जाएगा यहां पे, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, द फादर वाज सो वीक टू सो वीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हमने कर लिया, द फादर वाज सो वीक, हमने टू को सो में चेंज किया और यहां वीक था वीक लगा दिया, बाकी पास्ट टेंस में है, अभी आगे कम पड़ेगा उसका। द फादर वाज सो वीक दैट हो गया। अब क्या लगाएंगे वहां, ही सी इट दे और आई वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के
अनुसार लगाएंगे। तो अब क्या है यहाँ पे, पहले क्लास का हमारा कर्ता क्या है, द फादर। द फादर एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। द फादर क्या है, मेल है, अतः इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा। दैट ही, वाक्य हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है, क्या लगेगा, कुड लगेगा। दैट ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। अब ये वाक्य हो गया हमारा कि द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऐसे कर लिया, द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। अब देखिए इसमें एक नियम और भी क्या है बचा हुआ है, उसका भी अध्ययन हम यहीं पे करेंगे। वो नोट के रूप में जो बातें हैं वो हम आपको बोल देंगे और एग्जाम्पल यहां पे समझा दिया जाएगा। वो क्या है एग्जाम्पल, देखिए तो क्या था यहां पे। अब ये दोनों वाक्य हमारे किस में थे, एक्टिव वॉइस में थे। यानी कि जो भी वाक्य हमने अभी इसके पहले पढ़ा ये सभी के सभी वाक्य हमारे क्या थे, एक्टिव वॉइस में थे। बस ये था कि एक्टिव वॉइस में क्या था, प्रेजेंट टेंस, और एक्टिव वॉइस में क्या था, पास्ट टेंस था। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा हर एक वाक्य क्या है, एक्टिव वॉइस में ही है। क्या ये आवश्यक है क्या, नहीं। तो इसी के लिए नियम है क्या कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, लेकिन यदि दिया हुआ वाक्य हमारा किसमें हो, पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो, पैसिव वॉइस। देखिए यहां उसका अब्रिविएशन मैं लिख दे रहा हूं। देखिए यदि दिया हुआ वाक्य हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में है, तो बदला हुआ वाक्य भी किसमें होगा, पैसिव वॉइस में ही होगा। यानी कि यदि दिया हुआ वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य भी क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। समझ रहा है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जांपल, वो क्या है, द कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड। क्या है यहां पे, द कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। क्या कह रहा है यहां पे, द कार इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ठीक है। अब यहां देखिए टू बी परचेज, टू बी के साथ क्या लग गया, यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। और टू बी का मतलब क्या, टू बी का मतलब जानते ही हैं, टू बी का जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या होता है, इज आर एम वाज वर होता है अर्थात। और यहाँ टू बी, बी भी हमारी एक क्या है, क्रिया है, और इसके पहले टू ला करके इंफिनिटिव की पुष्टि की गई है, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहां से साफ स्पष्ट है कि हमारा वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। और जब वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी किसमें होगा, पैसिव वॉइस में ही होगा। यानी कि वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा, द कार इज सो कॉस्टली, द कार इज सो कॉस्टली। ठीक हो गया कॉस्टली। अब क्या, इसका क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट कॉस्टली दैट, क्या हो गया। अब क्या बोला गया है कि पहले क्लास के कर्ता के अनुसार हम कर्ता लगाते हैं दैट के बाद। तो पहला क्लास हमारा, पहले क्लास का हमारा कर्ता क्या है, कार है, कार है। तो कार है क्या, सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु है। तो वहां क्या बोला गया है, ही सी इट दे, आई वी में से कोई एक पहले क्लास के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तो हमारा
ये कर्ता निर्जीव है, अर्थात इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? इट बनेगा, क्योंकि कार यहां सिंगुलर है ना? तो वहां क्या हो जाएगा? दैट इट हो जाएगा। हो गया दैट इट। अब क्या वाक्य हमारा किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। और जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो कैन नॉट बी हो जाएगा। दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। अब जाकर के हमारा वाक्य क्या हो गया? द कार इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। अब देखिए हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है? पैसिव वॉइस में ही कर लिया। क्यों? यहां से मालूम हो जा रहा है कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जब बी तभी आता है जब उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जब किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी आएगा और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसका मतलब क्या? वो पैसिव वॉइस में है। समझ रहे हैं? तो यहां तक तो हमने क्या है, इसका डिटेल अध्ययन क्या है कर ही लिया। अब हम इसके आगामी पार्ट का जो अध्ययन है वो कल करेंगे। तो तब तक आप क्या है, इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए स्टे ट्यून बने रहेंगे, और इस ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट के अगले वीडियोस का अध्ययन भी करते रहेंगे।